रिपोर्ट आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट पहलगाम हमले से जुड़ी हुई है और इस रिपोर्ट के हिसाब से जिस वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस टेरर अटैक के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रोल है, उसको ये रिपोर्ट साबित करती है। आप सब ये जानते हैं कि जो आसमान में सैटेलाइट है उसका इस्तेमाल क्या क्या होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इस सैटेलाइट के इमेजेस, तस्वीरें अलग अलग देशों की एजेंसियों को, डिफेंस एजेंसियों को, आर्मी को, फोर्सेस को मुहैया कराती हैं। आप उनके मेंबर होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, एक नॉमिनल फीस होती है और वो देते हैं, लेकिन हर एक को नहीं, जिनका रिकॉर्ड साफ हो, जो एजेंसियों से जुड़े हुए हों। ऐसी एक अमेरिकी कंपनी है मैक्सर टेक्नोलॉजी। मैक्सर टेक्नोलॉजी वो कंपनी है जिसके मेंबर दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं। हमारे देश में जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी DRDO है, डिफेंस के हैं। ये भी हम इनसे कुछ इमेजेस और बाकी चीज़ें लेते हैं। अब ये करते क्या है, ये जो मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी है US की, ये इनकी अपनी सैटेलाइट और इसके मेंबर हैं पूरी दुनिया के अलग अलग देश। तो आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह की इमेज चाहिए, मान लीजिए कि स्पेस रिसर्च के लिए या फिर रिसर्च के लिए डेटा चाहिए, तो किसी एक ख़ास लोकेशन की, जगह की, रेडिएशन की, ज्योग्राफी की, तो ऐसी तस्वीरें ये एजेंसी जो है मैक्सर टेक्नोलॉजी मुहैया कराती है और इसके बदले में फ़ीस लेती है। तो ख़ासतौर पर इसका काम है कि सैटेलाइट की इमेजेस, तस्वीरों को देना। अब मान लीजिए कि आपको सैटेलाइट की इमेज और तस्वीर चाहिए, लेकिन बहुत ही क्लियर चाहिए, बहुत ही करीब का चाहिए, साफ चाहिए। तो सैटेलाइट की जो इमेज होती है उसको जो जूम किया जाता है, हर जूम मतलब एक क्लिक अगर आपने जूम करने के लिए किया तो उस एक क्लिक का रेट बढ़ जाता है। आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी के रेजोल्यूशन का पिक्चर चाहिए। तो जैसे आम उन्होंने एक तस्वीर दी, सैटेलाइट इमेज किसी भी कंट्री के, मान लीजिए हमारे इसरो ने मांगा और उन्होंने दिया। अब उनका ये है कि नहीं, हमें और क्लियर और करीब का चाहिए। तो अगर एक क्लिक करके एक बार जूम करेंगे तो उस एक क्लिक की जो फ़ी है अलग से, वो 3 लाख रुपए है एक क्लिक का। क्यों? उसकी वजह से फिर उसको हाई क्वालिटी की वो रेजोल्यूशन की पिक्चर देंगे। तो अलग अलग देश इसके मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। अब पहलगाम से इसका क्या लेना देना? तो हुआ ये कि एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल, BSI, और इसका जो चीफ है उसका नाम है उबैदुल्ला सैयद। उबैदुल्ला सैयद वो शख्स है जो इस पाकिस्तानी कंपनी BSI का मेन बॉस है और साल भर पहले वो इस मैक्सर टेक्नोलॉजी का मेंबर बना, सब्सक्राइबर बना। अब इसका ये कहना था कि हम पाकिस्तान के अलग अलग फील्ड में डेटा कलेक्ट करते हैं, दुनिया भर में काम करते हैं, रेडिएशन से लेकर बाकी चीज़ों के लिए, अच्छे काम के लिए। तो ऐसे लोगों को अमूमन ये कंपनी पहले उनके बारे में पूरी छानबीन करती है, वो जेन्युइन है, टेररिज्म से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये मेंबर था, लेकिन पता चला कि ये जो 24 में ये बना, जो BSI कंपनी का बॉस उबैदुल्ला सैयद, इससे पहले यही कंपनी और यही शख्स एक दूसरे नाम से अमेरिकी की एक कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ था और वो चोरी छुपे अमेरिका के कुछ चीज़ें जो न्यूक्लियर वेपन के काम में आती हैं पाकिस्तान ला रहा था। ये कंपनी को पता चला, अमेरिका ने कहा हमारे सरहद के कानून के हिसाब से गलत है। उसके बाद इंक्वायरी हुई, उबैदुल्ला सैयद को पकड़ा गया, 1 साल की सज़ा हुई और ज़बरदस्त जुर्माना। आज भी ये पता नहीं चला कि वो जुर्माने की रकम उबैदुल्ला सैयद के लिए भरी किसने, और वो भारी भरकम। लेकिन कहते हैं उबैदुल्ला सैयद जो है इस बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी का होल सोल, ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए काम करता है। तो 2024 में वो इस मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ टाई अप करता है कि हमें अलग अलग वजहों से सैटेलाइट की इमेजेस चाहिए। अच्छा, इस कंपनी की खासियत यह है कि इस कंपनी के जो अलग अलग लोग हैं उन्हें कौन क्या दे रहा है ये सब सीक्रेट रखते हैं,
लेकिन जैसे हर बिजनेस होता है ना कि आजकल ये मार्केट में बहुत चल रहा है, तो कंपनी ये बता देती है, ये नहीं बताती किस देश ने क्या रिक्वायरमेंट रखी, किस कंपनी ने क्या मांगा है उससे, बट ये बताती कि आजकल इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो हुआ ये अचानक कि लास्ट ईयर जून में 2024 इस मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी से बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल, जो पाकिस्तानी कंपनी है, उसने कुछ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर मांगी। उसने दे दी, सभी देते हैं अपने अपने जो सैटेलाइट से। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद मैक्सर कंपनी ने नोटिस किया कि अचानक ये कंपनी एक ख़ास जगह, एक ख़ास लोकेशन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर मांग रही है लगातार। और ये तस्वीर इस तरीके की थी जो इमेज सैटेलाइट से लेते हैं, मतलब कि ज़मीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक, यानी आपका जूता भी आपने किस कलर का पहना है, लेस किस कलर का, ये भी दिख जाएगा। अगर धरती पर कोई खरगोश है, वो भी इतने हाई रेजोल्यूशन कैमरा और तस्वीरें उसकी होगी कि इमेजिनरी सैटेलाइट से ली गई, कि वो भी क्लियर हो जाएगा। अब माथा ठनका इस कंपनी का इसलिए कि ये पाकिस्तानी कंपनी जो तस्वीर मांग रही थी वो कहीं और की नहीं थी। जून 2024 में पहली बार इसने पहलगाम की तस्वीर मांगी, उसी पहलगाम में जहां ये हमला हुआ। पहलगाम के बाद फिर इसने तस्वीरें जो मांगी हाई रेजोल्यूशन, वो मांगी उसके आसपास के एरिया की, जैसे पुलवामा की, अनंतनाग की, पुंछ की, राजौरी की और बारामूला की। और ये सारे वो इलाके हैं जिसके आसपास सेंसिटिव मिलिट्री रीजन है। ये यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें हैं वहाँ। अब एक तो पहलगाम, पुलवामा, पुंछ, राजौरी, पुलवामा, इन सब सारी जगहों के ये जब मांगे गए, तब पहली बार इस कंपनी के कान खड़े। उन्होंने कहा ज़रा डेटा देखते हैं। जब डेटा देखा तो पता चला कि इस कंपनी ने पहलगाम अटैक से 2 महीने पहले, जब ये अभी अप्रैल में हुआ, 22 अप्रैल को, उससे पहले इसने कुछ खास तस्वीरें इस कंपनी से मांगी थी या खरीदी थी। अब जो पूरा फिर इन्होंने डिटेल निकाला तो पता चला कि बिटवीन 2 and 22 फरवरी 2025 12 ऑर्डर दिए गए सिर्फ इस दौरान में। और ये 12 ऑर्डर डबल थे, इससे पहले के सालों में ऑर्डर ये नहीं दिए गए थे। अभी अचानक ये ऑर्डर इतने सारे क्यों, इससे कंपनी के कान खड़े हुए। कंपनी ने और डिटेल निकाली, तो फिर जो डिटेल निकाली तो पता चला कि इस पाकिस्तानी कंपनी ने 2024 में जून में कोई ऑर्डर नहीं दिया। जुलाई में इसने 2 तस्वीरें मांगी पहलगाम की। इसके बाद फिर अगस्त में 2 तस्वीर, नवंबर में कोई तस्वीर नहीं, फिर दिसंबर में 1, फिर जो जनवरी है उसमें 2। इसके बाद अब नया साल 25 आ गया था। 25 में इन्होंने फरवरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इमेजिनरी तस्वीर पहलगाम की मांगी। इसके बाद इन्होंने मार्च में कोई ऑर्डर नहीं दिया। फिर आया अप्रैल का महीना। अप्रैल में इन्होंने 2 ऑर्डर दिए, 2 ऐसी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों की पहलगाम की। और ये दोनों ऑर्डर जो उन्होंने दिए ये 12 अप्रैल को दिए थे। इसके ठीक 10 दिन के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। 12 अप्रैल के देने के बाद फिर उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने दिया 24 और 29 अप्रैल को, मतलब पहलगाम होने के बाद। फिर उसके बाद अब मई आ गया, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। अब जब ये चीज़ें सामने आई तो अचानक इस कंपनी के चूँकि मेंबर और सब्सक्राइबर जो भी आप कहें, हमारी इसरो और हमारे डिफेंस तमाम एजेंसियां भी कान खड़े हुए। कहा गया भाई इस कंपनी के बारे में चेक किया जाए। तो जब चेक किया गया तो पता चला कि ये तो पाकिस्तानी कंपनी है। और ये अचानक जून से इसके मेंबर बनी है और जून से ही इसके साथ है। और जून से आने के बाद ही ये इस तरह से तस्वीरें हाई रेजोल्यूशन की जो पहलगाम की है वो मांग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है, जब इसकी और जांच की गई तो रिपोर्ट के हिसाब से असल में इन तस्वीरों के ज़रिए जो भेजा इस कंपनी ने, मैक्सर ने,
इस पहलगाम में जहाँ पर हमला हुआ उसके आसपास की सारी पहाड़ियाँ, आपको बताया कि वो घाटियाँ, घने जंगल, और आज भी पहलगाम के हमलावर अभी हमारे हाथ नहीं आए। उन सारे लोकेशन के वो रास्ते थे कि किस रास्ते से आना और किस रास्ते से भागना है, और ये सारी सैटेलाइट से इमेज खरीदी गई। वो इतने हाई रेजोल्यूशन के और इतने ज़मीन से बताया 10 सेंटीमीटर ऊपर तक के खरगोश भी अगर उस तस्वीर में नज़र आ जाए तो वहाँ कोई सुरंग है, वहाँ कोई घनी जगह है, कोई और रास्ता है, वो सारी इन तस्वीरों में कैद थी, जो इस कंपनी ने, इस पाकिस्तानी कंपनी ने मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी से ऑर्डर देकर ख़रीदा। तो इसमें एग्जिट और एंटर दोनों के रास्ते भी थे। तो इसी के आधार पर यह तय हुआ और यह माना गया कि इस पहलगाम के हमले की साजिश पिछले साल जून से शुरू हो गई थी। लोकेशन फाइनल करना था, जिसमें उन्होंने पुलवामा से लेकर बाकी सारी जगहों के भी लोकेशन मांगे। फाइनल किया पहलगाम इन तस्वीरों को ही देखकर, क्योंकि यहाँ से एग्जिट रूट इनको सूट कर रहा था। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो अब इस एजेंसी और इस कंपनी के साथ हमारी बातचीत चल रही है और ये पता किया जा रहा है कि ये जो बंदा है उबैदुल्लाह सईद, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है। क्योंकि ये भी है कि जब ये न्यूक्लियर यूएस से लेकर आ रहा था तब इसके जब 1 साल की जेल काटी तो उस वक्त जुर्माने की रकम किसने अदा की, तो शक यही है कि पाकिस्तानी आर्मी ने पे किया था। और अब भी शक यही है कि ये सारा काम ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए कर रहा था। तो ये वो टेररिस्ट अटैक है जिसमें बाकायदा सैटेलाइट और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और ये एक तरह से एक शैडो कंपनी थी जो शायद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करती थी, और वो इस कंपनी का मेंबर बनी। अब इसकी इंक्वायरी बिठा दी गई, जांच चल रही है और ये पता किया जा रहा है कि डायरेक्ट इस पहलगाम के हमले से इस बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल यानी BSI कंपनी का रोल क्या है। ये अपने आप में ये हैरान करने वाली रिपोर्ट है कि कैसे पहले से ही सैटेलाइट से तैयारी शुरू की गई थी। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करेगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। अब दूसरी, ये भी चौंकाने वाली चीज़ है, इसी स्टोरी का पार्ट है कि अचानक आपको पता है 10 मई को शाम 5:33 पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। ये शाम की बात है। इत्तेफाक से 10 मई की सुबह पाकिस्तान के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के करीब, बलूचिस्तान के चगाई हिल्स, चगाई पहाड़ियों पे एक भूकंप आता है, अर्थक्वेक। हालांकि इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी, रिक्टर स्केल पर 4 था। ज़मीन के 10 किलोमीटर अंदर था ये। अब कान इसलिए खड़े हुए कि बलूचिस्तान के चगाई हिल्स में ये भूकंप आया था और बहुत ज़माने के बाद आया था। बलूचिस्तान का ये वही चगाई हिल्स है जहां 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। जैसे हमारे यहाँ पोखरन में टेस्ट हुआ था, तो उसी जगह पर 10 मई को 6 मई की रात 7 मई की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। उसके बाद 7 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, फिर 8 मई को तो दोनों तरफ से खूब चला, 8 और 9। अब 10 मई को पाकिस्तान ये रिपोर्ट आ रही है कि वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था और ये बात बाहर आ गई। अब ये था कि पाकिस्तान घबराहट में कि पता नहीं क्या होगा, तो एक आखिरी गीदड़ भपकी यही होती है न्यूक्लियर, तो वो टेस्ट कर रहा था। और ये जो भूकंप आया था 10 मई की सुबह बलूचिस्तान के चगाई हिल्स पर, ये उसी न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से भूकंप आया था। तो कहते हैं कि इस भूकंप और इस टेस्ट की मीटिंग की रिपोर्ट अमेरिका तक पहुंची। भारत सरकार ने भी इसका इनपुट किया और इसी के बाद अब ये लगा कि 2 न्यूक्लियर संपन्न देश अगर लड़ते हैं तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। आज थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अभी खुद एक स्टेटमेंट देकर इस खबर पर मुहर लगाई है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराकर न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया, वरना ये न्यूक्लियर वॉर के रास्ते पर जंग जा सकती थी। अब अगर न्यूक्लियर वॉर के रास्ते पर है तो तबाही बर्बादी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 10 मई को ये सुबह
टेस्ट होता है 10 मई को बलूचिस्तान के चगाई हिल्स पर पाकिस्तान का, और सुबह के बाद शाम को अचानक ये सीज फायर का ऐलान होता है जब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के बारे में दुनिया को बताते हैं। अब सीज फायर हो गया, लेकिन हमारी तरफ से भी कहा गया है कि हमारे सारी सेनाएं, एयरफोर्स सब अलर्ट पर हैं। अब उसका नतीजा ये है कि आज यानी कि 12 मई को इसी बलूचिस्तान के चगाई हिल्स पर एक और भूकंप आया जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.6, 4.6। अब माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आया और वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, क्योंकि 10 मई और फिर आज 12 मई। इससे पहले 5 मई को भी वहां पे भूकंप आया और तब भी ये था, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से हालात थे ही खराब, तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि कुछ होगा। तो 6 मई की रात को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और 5 मई की सुबह 4.2 रिक्टर स्केल पर यह खैबर पख्तूनख्वा चित्राल की तरफ वहां पे भूकंप की बात कही गई थी। 30 अप्रैल को भी 4.4 रिक्टर स्केल पर जो है भूकंप आया था, ये पीर जोंगल पंजाब पाकिस्तान में। अब ये सारी जगह पे जहाँ पे भूकंप की मैं बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का इशारा करती हैं। जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है कहाँ कहाँ पर है लगभग सबको पता है, क्योंकि नज़र रखनी होती है। चगाई हिल्स के रास को, ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट होते हैं। 1998 में भी हुआ था और यहीं पे उसने एक के बाद एक 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो ये उसका एक टेस्ट सेंटर है, जैसे हमारा पोखरण में हुआ था, उसको उसी तरह से चगाई हिल्स वाला माना जाता है। वजीर खाना खोसा, यहाँ भी भूकंप आया था। ये पाकिस्तान का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ हुआ था 30 मई 1998 को, और यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर कहते हैं कि पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। गोलरा शरीफ, ये यहाँ पे यूरेनियम को इकट्ठा करके रखते हैं। आपको पता है न्यूक्लियर वेपन के लिए यूरेनियम के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि यहाँ पे यूरेनियम के रिसर्च और डेवलपमेंट की फैसिलिटी है, पायलट प्लांट है, और पाकिस्तान यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत जो निगरानी की जाती है, जिन जिन के पास न्यूक्लियर हथियार है उनसे छुप कर यहाँ पे ये काम कर रहा है। इसके अलावा ईसा खेल है एक, ईसा खेल में प्लूटोनियम यहाँ पर प्लांट इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पे लगभग इनका सिविल वर्क जो है कंप्लीट है, और चाइना जो है इनको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर यहाँ पे सप्लाई करता है। इसके अलावा खान रिसर्च लेबोरेटरीज कहूटा, ये तो फेमस ही है क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन न्यूक्लियर वेपन लेबोरेटरी है वो इसी कहूटा में है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी देखरेख में यहाँ काम होता है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि हम इस न्यूक्लियर फैसिलिटी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते हैं। इसके अलावा एक कराची के पास भी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ जहाँ पर, और इत्तेफाक से इस भूकंप का आना और इत्तेफाक से 10 मई को आना और फिर 10 मई को सीज फायर, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो अभी देखिए धीरे धीरे आगे आगे और क्या क्या राज खुलता है। फिलहाल ये है कि पहली बार सीज फायर के बाद कल रात यानी 11 मई की रात पूरी तरह से सरहद से लगते हुए सभी इलाके या तमाम एयरबेस दोनों तरफ से सुकून वाले थे। कोई इस तरह की वारदात नहीं हुई और ना ही ना कोई ड्रोन ना पटाखे इस तरह के छोड़े गए। अब आगे देखिए क्या होता है, जो भी होगा उस पर नज़र है तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। पिछले कुछ दिनों से आप सभी को पता है क्या माहौल है, सरहद पर तनाव है। पहले ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ड्रोन, और अब भी हालात हम ये कहें कि शायद उतने बेहतर तो है नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि ये क्या है, क्या जंग आमने सामने की होगी, क्या एक दूसरे के हम सरहद में दाखिल होंगे, हमारे जो फाइटर जेट हैं उनका इस्तेमाल होगा। कई लोग न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं आप ही जैसा इंसान हूँ, इन सारे सवालों का जवाब कोई एक एक्सपर्ट ही दे सकते थे। और इत्तेफाक से आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब। बहुत बहुत आपका स्वागत मेजर जनरल साहब। 37 साल का इनका तजुर्बा है
आर्म्स एमुनेशन से लेके स्ट्रेटजी और बाकी अब 37 साल गुजारा है, तो सरहद जंग से पहले क्या, जंग के बाद क्या, जंग होती क्या है और इस बार क्या होगा, मुझे नहीं लगता है कि मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब से बेहतर कोई बता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जो पहला सवाल मेरा भाई, ये अभी क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, बड़ा सीधा सा। देखिए, सीधा सा सवाल है कि अभी जो चल रहा है ये भी उसी में आपको इसके बैकग्राउंड से लेना पड़ेगा, आपको पीछे झांकना पड़ेगा। ये 22 तारीख से ही, 22 अप्रैल से दरअसल शुरू हो गया एक तरह से। और क्योंकि जो 22 तारीख को जो हादसा हुआ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में पहलगाम में जो हादसा हुआ, मतलब वो इतना घिनौना था और उसको इस ढंग से किया गया कि जो भी मतलब टेररिस्ट यूज़ किए, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए कि टेररिज्म की श्रीनगर के अंदर जो मूल शुरुआत, जो नींव रखी, वो भी पाकिस्तान ने रखी, उसको बढ़ाया पाकिस्तान ने, जो वहाँ नुकसान किया वो भी पाकिस्तान के इशारों पर, पाकिस्तान की फंडिंग पर, पाकिस्तान के जो रूपरेखा लिखी हुई है जम्मू एंड कश्मीर की, पूरे के पूरे विवाद की रेखा उन्होंने लिखी है। तो उसके तहत जो किया इन्होंने वो इस बार इतना घिनौना था, आपने भी देखा। उसमें उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इस वतन को फिर से, इस समाज को, देखिए अगर इस वतन को कमज़ोर करना है तो समाज को बांटिएगा, समाज को बांटिएगा तो दो बड़े धड़े इस समाज में, हिंदू मुस्लिम, उनका किसी तरह से, तो पूरा उन्होंने उस कोशिश को किया। बड़ी अच्छी बात है। हमारा देश जो मुझे लगता है कि भाई हम मैच्योर होते जा रहे हैं, देश आगे बढ़ता जा रहा है। समाज में ये बात लोगों ने एकदम से नकार दी, क्योंकि मैं भारतीय लोगों को, अपने लोगों को, जिसको लोग सोचते हैं हमारे लोग ज़्यादा समझदार नहीं, इसमें मैं समझता हूँ बहुत समझदारी का काम किया और मुबारक उनको देना चाहिए हमें। दूसरा, उसकी कोशिश थी कि भाई पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो डेमोक्रेसी आई है, एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हुई है। यूके में और हमारे कश्मीर में यही तो फ़र्क है कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे इलेक्शन होते हैं, उग्रवाद की चरम सीमा पे भी इलेक्शन हुए हैं, 96 में भी मतलब, और 2000 में 1-2 में जब इलेक्शन हुआ, जब वो भी मतलब चरम सीमा थी एक तरह से। लेकिन हमारे यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है। तो जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है और वहाँ टूरिज़्म बढ़ रहा है, वहाँ पे लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ रहा है, लोगों के अंदर एक ऐसा उत्साह प्रॉस्पेरिटी का, एजुकेशन का, दोबारा से अगर आप वहाँ के यूथ का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ तो एक वाइब्रेंसी आई है। तो उस वाइब्रेंसी को ख़त्म कर दो। टूरिज़्म नहीं आएगा तो जम्मू एंड कश्मीर का लोकल जो आदमी है वो, उसको तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ पैसे वाले को ना पड़े, लेकिन जो आदमी इस सीज़न से कमाता है और पूरे सीज़न पे ज़िंदा है, और जम्मू एंड कश्मीर बहुत गरीब गुजर बकरवाल भी है, जो घोड़े ये सब देखते हैं, वो तो उसको बहुत असर पड़ा, तो उसने उसको भी किया। तीसरा, उसने कहा कि वो सेंटर स्टेट को ब्लेम करेगा, स्टेट सेंटर को ब्लेम करेगा, मीडिया उछालेगा, सारी उसकी स्ट्रेटजी फेल हो। तो लेकिन घिनौनी हरकत इतनी थी कि हमें तो एक्शन लेना था। अब इस एक्शन में तो हो नहीं सकता कि भाई हमारे आपने चुन चुन के 26 लोगों को मारा, इतनी दुर्गति की, पूरे देश में हाहाकार मची, दहशत फैली, और हमारा नुकसान बहुत भारी हुआ है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी लाने में दोबारा से टाइम लगेगा, तो भारत को एक्शन लेना था। अब एक तो ये था कि कोई पुलवामा जैसा एक्शन ले लो, लेकिन क्या उसका असर पड़ता इतना? नहीं, क्योंकि आप उड़ी के बाद जो किया था सर्जिकल, उससे तो टेररिज्म पे तो कोई उसकी, फिर प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी पब्लिक, फिर अदर लोगों ने स्टेटमेंट दे दी, फिर अगर भारतीय आत्मा पे उसने प्रहार किया है तो आपको बदला लेना था। तो बड़ी सोच समझ के, बहुत अच्छी प्लानिंग के बाद, सिनर्जी के बाद, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद, पूरा सिंक्रोनाइज करके, वेल प्लान्ड, वेल प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, वेल रिहर्स्ड, वेल प्लान्ड, वेल रिहर्स्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, और वेरी वेल सिंक्रोनाइज्ड, टाइमली, और बगैर किसी कोलेटरल डैमेज के आपने जो है उसके 9 जो ठिकाने थे टेररिस्ट के, उन पर घातक प्रहार किया। उनमें 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए, और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग सेंटर था उसका बेसिक जो उसका हेडक्वार्टर था वो था, और उसके जो लॉन्च पैड, देखिए लॉन्च पैड और इनमें फ़र्क होता है। लॉन्च पैड टेम्परेरी है, आया निकल गया, कभी नहीं है, पर ये तो परमानेंट है। स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे, क्लरिक्स हैं वहाँ, टीचर्स हैं वहाँ पे, ट्यूटर्स हैं वहाँ पे, फिजिकल ट्रेनर्स हैं वहाँ, सिलेक्शन करते हैं वहाँ, इंडोक्ट्रिनेट करते हैं लोगों को। तो वो ऐसी जगह को करना, मतलब आपने देखा। लेकिन पाकिस्तान को आपने हर्ट भी किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, ज़रूरी नहीं यहाँ सिर्फ टेररिस्ट हो, कोई तो टेररिस्ट है, कई ऐसे भी तो ना जिनको आपने वैसे तो एनरोल किया है सोल्जर, पर आपने तो टेररिस्ट की ट्रेनिंग दे के भेजना है, वापस सक्सेसफुल हो गया तो आपका फौजी है, नहीं सक्सेसफुल हुआ तो चला गया, तो भाई हमें नहीं पता कहाँ चला गया, क्या अपने ना पेंशन देनी ना कुछ, और ये है उनका एक्चुअल कल्चर। तो इस माहौल में जो एक्शन लिया भारत ने,
उसके बाद अब बारी थी पाकिस्तान की लीडरशिप की कि इसमें से कैसे फेस सेविंग की जाए। तो जो आज चल रहा है ना, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का फेस सेविंग चल रहा है, और भारत का ये है कि भाई इसको हमने जो करना था कर दिया, इसको एस्केलेट ना किया जाए। क्योंकि भारत, शायद मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ शायद एक सोच है कि ये हम वॉरफेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी पे झटका लगेगा। ये कई बुद्धिजीवी बोलते हैं ये तो चाइना चाहता है, ये गेम है, ये सब। तो हम शायद इसको इतना प्यूनिटिव एक्शन दे के, हमारा ये मेरे ख्याल में ओवरऑल स्ट्रैटेजी लगती है कि किसी तरह ये डी एस्केलेट होए और हमने अपना काम कर दिया। वो एक फेस सेविंग देख रहे हैं। अब वो फेस सेविंग उसको लड़ाई के जरिए मिलेगी और नुकसान करवा के मिलेगी, या इंटरनेशनल प्रेशर से मिलेगी फेस सेविंग। इंटरनेशनल प्रेशर से भी तो हो सकता है ना, या वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे कर देगा। मेजर साहब जो आपने बताया ना, उसमें एक सवाल ये है कि 2 दिन से जो हो रहा है हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से ड्रोन से पहले हमने लाहौर में उनका एयर सिस्टम उसको डैमेज किया। कल रात को अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बताया कि करीब 300 to 400 ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे हमारे 26 सिटीज़ पे, जिसमें बहुत सारे एयरबेस थे। अब फिर रिटेलिएट होगा, इधर से भी कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये आपके हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से, क्या ये भी आने वाले दिनों में भी हमें देखने को ये चीज़ें मिलती रहेंगी या इसका कुछ हल होगा? देखिए, ये तो स्टार्ट है। अब अगर भारत ने भी लड़ाई डिक्लेयर नहीं की 1971 के बाद, तो अगर उसने बॉर्डर वायलेशन कर दिया, चाहे ह्यूमन से वायलेट किया उसने, तो लड़ाई के साधन से आपके ज़मीन पर हमला किया है। नहीं सक्सेसफुल हुआ। 1971 में भी कुछ नहीं गिरा था, वो आया था, भागा और वापस चला गया कहीं कोई, लेकिन उसने एयर वायलेशन की थी तो भारत ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। अब उसने तो आपका एयर वायलेशन दी गई, उसने आपके टारगेट्स पे हिट किया है, उसको सफलता नहीं मिली, वो दूसरी बात है। आपकी एयर डिफेंस ने डिफेंड किया है। आपने अब तक उसने रिएक्ट किया और आपने काउंटर अटैक की। जब आपने स्ट्राइक की नॉर्थ टेररिस्ट पे, इनिशिएटिव आपका था कि हम इस दिन इस टाइम पर इस तरह से उसको बर्बाद करेंगे, आपने किया। अब आप सतर्क थे, राइट? तो इनिशिएटिव आपने ले लिया था। अब वो किसी तरह से इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा है जिसमें पूरा इनिशिएटिव उसके पास हो। अब वो जब भी अपने ड्रोन्स भेजता है, अपनी मिसाइल स्ट्राइक करता है, तो आप सतर्क हैं। वो कहने के बावजूद बार बार कह रहा था हम तैयार हैं, वो फिर भी तैयार नहीं था। वो फिर पकड़ा गया, सरप्राइज में पकड़ा गया। वो लोग, उनकी किसी एयर डिफेंस ने काम नहीं किया, उनके कहीं मतलब कोई उन्होंने, अच्छा एयर डिफेंस ना काम करे, आपके यहाँ अगर स्ट्राइक हुई है तो आप उसके आधे घंटे बाद आप कुछ स्क्रैम्बल करोगे ना अपने एयर, आप कुछ तो करोगे ना। अब बस आप तैयार थे, आप बार बार कह रहे थे हम तैयार हैं, आइए हम मारेंगे। उसने कुछ नहीं किया, उसने इंतजार किया और फिर उसने ये चुटपुट, ये ड्रोन जो है, वो एक आम बड़ा हल्का सा वर्ड है, हवाबाजी। हाँ, ये हवाबाजी, मतलब वो पहले भी कर रहा था। और ये जो हवाबाजी है इन ड्रोन्स की कोई वो नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है, सच बताऊं, जो अब मैं देख रहा हूँ, सुबह तो मुझे भी थोड़ी सी चिंता थी, कल भी थोड़ी सी होती, पर अब जो पिक्चर सामने आ रही है, लोग वो लगता है उसने जितने रावलपिंडी में इधर उधर जितने जो शादी ब्याहों में ये यूज होते थे, हाँ जो ये यूज होते थे, उसने उनको भी कलेक्ट कर लिया है। उनके साथ 1-2 अच्छे ड्रोन भेज दिए, बीच में उनको वो काफ़ी सारे कुछ खुद गिर गए, कुछ आपने गिरा दिए। मुझे लगता है ये, मतलब कि शादी का शायद अभी सीजन भी नहीं है, तो मतलब मुझे लगता है कि उसके जो है वो वाले ड्रोन्स जो हैं, मतलब जिस तरह के ड्रोन्स हैं, उनका मलबा देखने को नहीं मिला है। मतलब ये जो मलबा मिला है, इसमें वो ड्रोन्स नहीं है जो हैवी वेपन। तो ऐसा करके क्या मेजर साहब वो हमें उकसा रहा, मतलब भारत? हाँ, नहीं, ये डिसेप्शन नहीं, देखिए डिसेप्शन भी हो सकती है, डिसेप्शन भी हो सकती है। वो बड़ी तैयारी कर रहा हो, कैसा भी दुश्मन कितना ही कमज़ोर हो। देखिए, जितने हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी हैं, किसी से भी पूछ लो, अभी फ़ोन करो, 2 आदमियों बोले उसकी ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है कि गिरने वाला है, उसके ऊपर ये लगा दो, वो थोड़े दिन में टूट जाएगा, उसके पास खाने को पैसे नहीं। दूसरे किसी को पूछो, वो कहेगा देखिए बिल्कुल आइसोलेटेड है, दुनिया में कोई उससे बात करने को तैयार नहीं है। देखिए हमने पानी बंद कर दिया, थोड़े दिन में वहाँ हाहाकार मचेगी। वहाँ बलूचिस्तान ने ये कर रखा है, वो थोड़े दिन में टूट जाएगा। कोई मुल्क ऐसे नहीं टूटता, ये मुल्क कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क टूटता है। अफ्रीका में, आप तो पत्रकार हैं, आप लोग तो, कितनी कंट्रीज़ हैं जिन सालों चल रहा है। हमारे भी दुश्मन ने सोचा होगा नॉर्थ ईस्ट जो है इनका अलग हो जाएगा, उसने कितने दिन, सन 50 से पाकिस्तान जब ने सोचा होगा, जब पंजाब हो रहा था, पंजाब अलग हो जाएगा, वो कोरेजेंट के साहब जो कंट्रीज़ हैं,
कितनी कमज़ोर क्यों ना, जिस कंट्री का की बाउंड्री है, जिसके पास एक प्रोफेशनल आर्मी है, जिसके पास एक किसी किस्म की जुडिशरी है, जो किसी के साथ सुप्रीम कोर्ट है, या एक लेजिस्लेटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, या हर स्टेट में इलेक्शन होते हैं, वो कंट्री जितनी मर्जी दुख दर्द के दिए वो इस तरह से नहीं टूटती, उसे तोड़ना पड़ता है। राइट, तो मेरा मानना ये है कि हो सकता है ये उसका पूरा डिसेप्शन गेम हो, वो प्रोब कर रहा हो, देख रहा हो आप कहाँ से क्या क्या खोलते हैं, आपके सिस्टम्स क्या हैं, आप कितना जल्दी पकड़ते हो, वो खुद पकड़ नहीं पाया। हो सकता है वो आपको उकसा भी रहा हो कि भाई आप तैश में एकदम से कुछ करें जिसके लिए वो अब तैयार हो, पहले तैयार नहीं था, आप गए और आपने उसमें। मेरे साहब, अगर मान लीजिए वो उकसा रहा है तो क्या हम वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं? देखिए, प्रिंसिपली और जो मेरा विचार है इस पूरे मुद्दे पर, मेरा विचार ये बहुत स्पष्ट है कि जब उसने हमारी एयर वायलेशन कर दी, हमारी एयर स्पेस वायलेशन कर दी, जब उसने ड्रोन्स भेज दिए, जब उसने मिसाइल भेज दी, जब उसने हमारे पर अटैक कर दिया, अगर मेरी बात मानो उसने तो वॉर कर दी। अब आप इसको वॉर डिक्लेयर करो, मतलब अब ये इंडिया के हाथ में है कि जब चाहे डिक्लेयर कर सकते। बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते। क्योंकि और मैं बिल्कुल, देखिए मैं तो अपने देश का खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। मुक्ति वाहिनी इसके इतने दिन से उधर से इधर लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ नहीं माना, वो तो चल रहा था स्ट्रगल ईस्ट पाकिस्तान में। मुक्ति वाहिनी भी ट्राई कर रही थी, रिफ्यूजीज भी आए जा रहे थे, हो सकता है कुछ हमारे लोग भी इंटेलिजेंस लेने गए हों उधर मुक्ति वाहिनी के जरिए, लेकिन वो लड़ाई नहीं थी। राइट, लड़ाई स्टार्ट हुई जब उसने हमारी एयर वायलेशन करके और अपने हवाई जहाज़ों से हमारे को टारगेट करके हमारे नुकसान करने की चेष्टा की, कोशिश की, और उसने तो कर दिया था। अब वो नहीं गिरे, नहीं हमारा कुछ नुकसान। इंडिया ने भी जो किया, हमारा शुरू से लगातार कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या बेस को निशाना नहीं बनाया, लेकिन कल जो हुआ उसमें आप चाहे पठानकोट देखें या फिर जैसलमेर देखें, बाकी जगहों पर, तभी मैं कह रहा हूँ कि इनिशिएटिव हमारे पास है, और हिंदुस्तान शायद नहीं चाहता कि भाई कि हम एस्केलेट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमने जो हमारा शायद हमारा यही एंड, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का हो सकता है यही एंड वो रिजल्ट सोचा हो कि भाई हमारे यहाँ पिक्चर होती है ना कि भाई एंड में, मतलब आप वॉर में भी आप डायरेक्शन देते ना कि भाई एंड रिजल्ट शुड बी दिस, आपका ये होना चाहिए। अब उस हमारी जो लीडरशिप है शायद उसका भी ये था कि भाई टेररिस्ट कैंप्स को हिट करो, जितने टेररिस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो, अक्रॉस करो, पंजाब में करो, हर जगह करो। उसमें अगर लीडरशिप मारी जाती है तो ठीक है, वरना उसका नुकसान होता है, फिर देखेंगे। और हम क्यों अभी से अपने पूरे देश को लड़ाई में लगा दें, अपनी इकोनॉमी को, और हम इस आपका इतना तजुर्बा रहा मेजर दयाल साहब, मैं एक सवाल बड़ा सीधा जवाब जानना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान ने सारे वायलेशन किए एयर स्पेस के, सबके, आपने जो कहा, अब बॉल हमारे हाथ में कि इंडिया जब चाहे वॉर डिक्लेयर कर सकता है। आपको लगता है कि इंडिया ये कदम उठाएगा? मुझे नहीं तो क्यों लगता है? नहीं तो क्या, अगर नहीं तो क्यों? मुझे नहीं लगता। वजह देखिए, मुझे ये लगता है कि इंडिया थोड़े दिन में ही इसको इसी तरह से टायर आउट करना चाहता है। पाकिस्तान कुदक लेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। अगर हम एस्केलेट करना चाहते हैं तो हमारी जो एस्केलेशन है उसके जो प्रोमिनेंट जो उसके लैंडमार्क्स हैं, जो जिससे लगता है हम, वो अभी तक विजिबल नहीं है। वो मैं टीवी पे नहीं बता सकता, आपके सामने नहीं बता सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी, देखिए मीटिंग्स हो रही हैं, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग, स्टेटमेंट्स दे दी, विड्रॉ कर लिया। ये अगर आप देखें तो ये जब 71 में 90 लोग कहते हैं कि वॉर कंपेयर नहीं हो सकती, आज मॉडर्न वॉर है, आज वॉर बगैर ह्यूमन के है, आज स्टैंड ऑफ वॉर है, कॉन्टैक्टलेस वॉर है, ये करके, और जगह जगह एग्जांपल देते हैं। मैं कहता हूँ भैया कॉन्टैक्टलेस वॉर है तो वो तो यूक्रेन और रशिया की तो बिल्कुल ही कॉन्टैक्टलेस होनी चाहिए। वो क्यों दनादन दोनों तरफ लोग मरे जा रहे हैं यार, कैसी कॉन्टैक्टलेस कह रहे हो आप? कह रहे हो हमास की, वो यार वो तो इजराइल तो बहुत टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर है, वो क्यों बड़ा दनादन किया जा रहा है? वो भी तो कॉन्टैक्टलेस कर सकता है यार। वो हौतीज और उनकी वो कर रहा है, वो भी कॉन्टैक्टलेस। यार कौन सी कॉन्टैक्टलेस? हमारे यहाँ लोग बड़ी बड़ी जार्गन कर देते हैं कॉन्टैक्टलेस। अरे भाई, हम दोनों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। उसने दनादन पिछले 25-30 साल से दनादन हमारे यहाँ उग्रवाद किया है। और मैं हमेशा कहता हूँ, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर तो एक बहाना है, असली तो भारत का पलपना निशाना, भारत का पलना फूलना उसका निशाना है। भारत फले फूले ना, प्रोग्रेस ना करे, भारत एक पावर ना इमर्ज कर जाए, इकोनॉमिक पावर मिले, ये उसका है। और उसके पीछे हो सकता है चाइना, और ये वो बहुत आसानी से उनको एक टूल मिल रखा है, भारत को एंगेज रखो। जब भारत के अंदर डिस्टर्बेंस थी, जब JNK में, यहाँ पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट, कौन इन्वेस्ट रहा था?
जब शांति है उसमें कहीं टेररिस्ट एक्ट हुई, लेकिन इन्वेस्टर आए, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, हमारी इकोनॉमी खुली, हमारा एंटरप्रेन्योर, भारत का एंटरप्रेन्योर और यूथ है ना, वो तो कमाल का है। जो आप कह रहे हैं अभी हाल में जो हुआ है यूएस के ट्रम्प साहब के आने के बाद, उसमें जैसे एप्पल जैसी कंपनी थी, चाइना में अब जो कि टैरिफ वाली बात होती तो वो सारी चीज़ें इंडिया की तरफ आ रही थी कि एप्पल अब मेड इन इंडिया बनाएगा, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे थे। ये जो 22 को पहलगाम में हुआ और अभी जो हो रहा है, तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर को रोकने के लिए चीन पाकिस्तान की आड़ में भी तो ये खेल खेल सकता है। साहब खेल खेल रहा है वो, पर मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, आप ने तो चेन्नई में लगा लो यार फैक्ट्री, इन्वेस्टर को बोलो यार बेंगलोर में लगा ले यार भाई, वहाँ कोई खतरा नहीं, हैदराबाद में लगा ले, हमारे वहाँ लाइट ऑफ भी नहीं होती। देखिए जो इन्वेस्टर्स है ना, मेरा मानना ये है, जो बड़े इन्वेस्टर है, मैं हिंदुस्तान में थोड़े बहुत इन्वेस्टर देखे रिटायरमेंट के बाद, तो फौजी आदमी हूँ राइट, मुझे अपनी तनख्वाह ले ली, पेंशन ले ली, खर्च लिए, महीने का बिल बना लिया, लाइफ वो है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स के बहुत रीजंस हैं, ये मैं नहीं समझता ये ऐसी डिस्टर्बेंस है जिससे इन्वेस्टर्स भाग जाए, ये तो टेम्पररी है। अब भारत का भी ऐसे हमेशा थोड़ी चलता रहेगा यार। पीक ऑफ मिलिटेंसी में बेंगलोर में तो दुनिया भर की इंडस्ट्री आई, पीक ऑफ मिलिटेंसी में यार दुनिया भर की, चेन्नई में देखो ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये गुड़गांव पीक ऑफ मिलिटेंसी पे, इधर पंजाब में मिलिटेंसी चल रही थी, जब तक ये गुड़गांव ये फैल गए, हम लोग नीलो खेड़ी वेड़ी हरियाणा के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे, खुद पंजाब में इंडस्ट्रियल एरिया देखो। तो ये मेरा मानना है, ये थोड़ा सा ये वो मैं कहता हूँ ना, बुद्धिजीवी लोग जो है ना बातों को बड़ी करके, हम फौजी, मैं टिपिकली आई स्टेट, हाँ बिल्कुल जो